प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ख़ास करके इस वीडियो लेक्चर में हम पुर्तगालियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इतिहास लेखन को क्या कहते हैं? कि जो इतिहासकार इतिहास लिखते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसका नाम होता है हिस्टोरियोग्राफी। क्या नाम होता है? हिस्टोरियोग्राफी। अगला प्रश्न है, इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं B.R. नंदा। B.R. नंदा का पूरा नाम है बलराम नंदा। बलराम नंदा। और इन बलराम नंदा को 1988 में पद्म भूषण की सम्मान मिला है। पद्म भूषण प्राप्त हुआ है लेखन के लिए 1988 में, और 2003 में पद्म विभूषण। 2003 में पद्म विभूषण। और इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो हैं महात्मा गांधी ए बायोग्राफी, गांधी एंड हिज क्रिटिसिज्म, गोखले, गांधी एंड नेहरू, इन सर्च ऑफ गांधी, गांधी ए पिक्टोरियल बायोग्राफी एंड ए रोड टू पाकिस्तान 2010। और एक ये है इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी। इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मदर इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है? तो मदर इंडिया पुस्तक की लेखिका कैथरीन मेयो है। तो ये पुस्तक है मदर इंडिया, इसकी ये लेखिका है कैथरीन मेयो। ये एक अमेरिकन राइटर थी, अमेरिकन हिस्ट्री राइटर थी जो इतिहास पे पुस्तकें लिखती थी। तो जो कैथरीन मेयो की ये पुस्तक है मदर इंडिया, इस पुस्तक के अंदर जो गांव है, गांव की महिला, समाज, अछूत, जमींदार, इन सब का वर्णन किया गया है। तो ये पुस्तक है, देख सकते हो आप, ये पुस्तक का फ्रंट पेज है, मदर इंडिया पुस्तक। और किसकी लिखी है? कैथरीन मेयो। कहाँ की रहने वाली थी? अमेरिका की रहने वाली थी और हिस्टोरियन थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये यहाँ पे पुर्तगाल है, स्पेन है, पुर्तगाल है। पुर्तगाली नाविक हैं। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे। अगर कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले आशा अंतरिक्ष पार करके कौन से विदेशी आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। और सबसे लास्ट तक कौन रहे थे? वो भी पुर्तगाली रहे थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 17 मई 1498 को, ये हमारा प्रश्न था। केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। कौन सी बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। और एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, और इसने वास्को डी गामा की सहायता की थी इसमें आने के लिए। तो देखिए ये यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल है, और ये यहाँ पुर्तगाल से चला था, और पुर्तगाल से इस तरह से यहाँ से घूम के, और यहाँ से ये ऐसे घूम के, इस जगह को आशा अंतरिक्ष कहते हैं। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करके, और यहाँ पे इसे, इससे आगे इसको जो रास्ता था वो अब्दुल माजिद नाम का एक गुजराती व्यापारी था, इसने बताया था। तो ये वास्को डी गामा है। और ये नाविक थे, और नाविक के साथ साथ एक बहुत बड़े लुटेरे भी होते थे जो पुर्तगाली थे। स्पेन के, पुर्तगाल के जो लोग थे, ये जितने बड़े नाविक थे उतने ही बड़े ये समुद्री लुटेरे भी थे। समुद्र में जहाज़ों को लूट लेना, उनको डुबो देना, ये काम ये करते थे। आगे देखिए, फितोरिया शब्द से क्या अर्थ है? तो फितोरिया ऐसे व्यापारिक या समुद्री अड्डे होते थे जहां नौसैनिक बलों को सहायता प्रदान की जाती थी। तो जैसे ये समुद्र है, और समुद्र के अंदर ऐसे जैसे बंदरगाह वगैरह हैं जहाँ पे समुद्री अड्डे बनाए जाते हैं, उन्हें फितोरिया कहते थे। उन्हें क्या कहते थे? फितोरिया कहते थे। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया? पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया?
तो पुर्तगालियों ने कोचीन के राजा की सहायता से, ये यहाँ पे कोचीन है केरल के अंदर, तो कोचीन के राजा की सहायता से मालाबार क्षेत्र के, मालाबार एक जगह है केरल में, कि कोचीन में अपना पहला किला 1503 में बनाया। कब बनाया? 1503 में बनाया। और ये जो किला बनाया था ये उसके अंदर बनाया हुआ एक चर्च है। तो पुर्तगालियों के दो उद्देश्य थे भारत के अंदर, एक तो व्यापार करना और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना। आगे अगला प्रश्न पुर्तगालियों पे ही है। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? कई बार ये कंपटीशन एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था और इसने ब्लू वाटर या शांत जल पॉलिसी अपनाई। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। या शांत जल पॉलिसी किसने अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकरक, और इसके बाद में कौन बना? अल्फांसो डी अल्बुकरक पुर्तगाली गवर्नर जनरल बना, जिसने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने पुर्तगालियों की हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई? तो ये कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकरक। इसने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को छीना और जिसे 1530 में नीनू डी कुन्हा ने अपनी राजधानी बनाया। ये तीसरा गवर्नर जनरल था यहाँ पे, नीनू डी कुन्हा। तो अल्फांसो डी अल्बुकरक ने बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था। और ये देखिए जो गोवा है ये भारत के आज़ाद होने के बाद में भी बहुत लंबे समय तक पुर्तगालियों के ही अधीन रहा था। तो ये है यहाँ पे फ़ोटो देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है ये क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की फ़ोटो है जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल था। और ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, गवर्नर कम थे और नाविक कम थे, लुटेरे ज़्यादा थे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में पुर्तगाली फैक्ट्रियों को मंजूरी। तो चटगांव में जो फैक्ट्री है उसकी मंजूरी। चटगांव भारत में एक जगह है, ये जैसे यहाँ पे मानचित्र के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपको दिख जाएगी, जैसे सूरत के अंदर, और सूरत है, दमन है, बसीन है, बॉम्बे है, गोवा है। तो यहाँ जहाँ जहाँ ये मद्रास है, तो इसी में जैसे एक चटगांव है, ये यहाँ बांग्लादेश के पास है। ये कहाँ है? बांग्लादेश के अंदर है आजकल चटगांव नामक जगह। तो यहाँ पे महमूद शाह ने पुर्तगाली को अनुमति दी थी फैक्ट्री लगाने की, और पुर्तगाली इसे महान बंदरगाह कहते हैं। कई बार पेपरों में ये भी पूछ लेता है कि पुर्तगाली महान बंदरगाह किसे कहते थे? तो चटगांव को कहते थे। एक था सतगांव की भी फैक्ट्री की मंजूरी किसने दी थी? महमूद शाह ने दी थी। हुगली आज का जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसके अंदर एक जगह है, वहाँ पे फैक्ट्री की मंजूरी किसने दी थी? अकबर ने दी थी। और बुंदेल मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के जो बुंदेल खंड का क्षेत्र है वहाँ पे है, और वहाँ पे फैक्ट्री लगाने की अनुमति किसने दी थी? शाहजहाँ ने दी थी। और कई बार ये कंपटीशन एग्ज़ाम में क्रॉस में पूछ लेता है कि इनको आपस में सही मिलान करिए। अगला प्रश्न है कार्टेज व्यवस्था क्या थी? तो उत्तर है कार्टेज व्यवस्था, ये यहाँ पे री भी लगा दीजिए। कार्टेज व्यवस्था एक प्रकार का लाइसेंस था जिसे पुर्तगाली वाइसराय जारी करता था। जिसके पास यह लाइसेंस नहीं होता था उसके पानी के जहाज़ को पुर्तगाली लूट लेते थे। ये देखिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि नाविक कम, व्यापारी कम और लुटेरे ज़्यादा थे। तो ये एक कार्टेज लागू करते थे, और जो समुद्री जहाज़ इनका कार्टेज नहीं लेता था उसके समुद्र के जहाज़ पर ये हमला कर देते थे और उसको डुबो देते थे और उसको लूट लेते थे। अगला प्रश्न देखिए, किस मुग़ल बादशाह ने अपने सिंहासन के चारों ओर पुर्तगाली संतों की तस्वीरें लगाई? तो इसका उत्तर है मुग़ल बादशाह जहांगीर ने। आगरा में अपने सिंहासन के चारों ओर बपतिस्मा, जॉन आदि संतों की, ईसाई संतों की पेंटिंग्स लगवाई। तो किसने लगवाई? मुग़ल बादशाह जहांगीर ने। किसने लगवाई? मुग़ल बादशाह जहांगीर ने। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज़ भारत में कब आए? अंग्रेज़ भारत में कब आए? तो अंग्रेज़ भारत में 24 अगस्त सन 1600 के दिन सूरत बंदरगाह पर
पहुँचे। कहाँ पहुँचे? 24 अगस्त सन 1600 के दिन सूरत बंदरगाह पे पहुँचे। सूरत कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ठीक है। तो क्या था कि ये कुछ व्यापारी थे अंग्रेज़ों के, उन व्यापारियों ने एक जहाज़ बनाया और उस जहाज़ के साथ वो कुछ पैसे इकट्ठे करके जहाज़ बनाया और उस जहाज़ से वो व्यापार करने के लिए भारत में आए। तो कई बार कहते हैं कि किसी छोटी सी किसी बहुत बड़ी घटना के पीछे एक छोटा सा कारण होता है, एक छोटा सा कारण होता है। जैसे बताते हैं कि महाभारत के युद्ध के पीछे एक छोटा सा कारण था कि दुर्योधन ने कहा था कि सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। ठीक है। और सुई के नोक के बराबर ज़मीन के बदले में महाभारत हो गया। तो उसी तरह बताते हैं कि जो यूरोपियन देश हैं ये मांसाहारी देश हैं, तो इन देशों के लोगों को मांस वगैरह खाने के लिए काली मिर्च चाहिए। क्या चाहिए? काली मिर्च चाहिए। तो जो अरब के व्यापारी थे, इटली के व्यापारी थे, वो काली मिर्च के भाव में बताते हैं 2 पैसे की 2 सेंट की वृद्धि कर दी। काली मिर्च के भाव में 2 सेंट की वृद्धि कर दी। और यह वृद्धि इंग्लैंड के लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उस जगह को ढूंढने की ठान ली जहाँ से काली मिर्च आती है। और उसी के 2 सेंट को आप यूँ मान सकते हो 2 पैसे, भारत में 2 पैसे की वृद्धि के पीछे देखिए अंग्रेज़ भारत तक आ गए और यहाँ पे 300 साल तक राज किया और लूट मचाई। तो चलिए वापस अपने प्रश्न पे पहुँचते हैं। अंग्रेज़ भारत कब आए? अंग्रेज़ भारत में 24 अगस्त सन 1600 के दिन सूरत बंदरगाह पर पहुँचे। इस जहाज़ का नाम हेक्टर था। क्या नाम था? हेक्टर नामक का जहाज़ था। और इसका कप्तान कौन था? विलियम हॉकिंस था। क्या था? विलियम हॉकिंस था, जो नाविक कम और लुटेरा अधिक लगता था। कि अगर उसको देखो तो वो नाविक कम लगता था और लुटेरा अधिक लगता था, विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें मीर जाफ़र कौन था? ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। इसे अंग्रेजी शासन का प्रवेश द्वार कहते हैं। जो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों का प्रवेश द्वार कौन सा युद्ध था? तो प्लासी का युद्ध था। और बक्सर के युद्ध ने उनको स्थायी सत्ता दे दी थी। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से 600 सैनिक लड़े थे, जबकि सिराजुद्दौला के पास 18,000 सैनिक थे। और यह युद्ध मात्र 30 मिनट में अंग्रेज़ों ने जीत लिया। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर कोई युद्ध हुआ ही नहीं, सिर्फ एक विश्वासघात हुआ था। क्योंकि आप सोच के देखिए कि क्या एक तरफ 600 आदमी हो और एक तरफ 18,000 आदमी हो, एक तरफ 600 सैनिक हो और एक तरफ 18,000 सैनिक हो, तो क्या 600 सैनिक अपने से 30 गुना में 30 गुना ज़्यादा सैनिकों को 30 मिनट में हरा सकते हैं? 30 मिनट में। तो ये क्या है? ये असंभव है। ये क्या है? असंभव बात है। ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पे कोई युद्ध नहीं हुआ। इधर से ये 600 थे, इधर से ये 18,000 थे, दोनों आमने सामने हुए। तो यहाँ पे इनका सेनापति कौन था? मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र को क्लाइव ने कहा कि मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। और इसने इन 18,000 सैनिकों का यहाँ पे आत्मसमर्पण करवा दिया। और क्लाइव एक जगह लिखता भी है कि जब 600 अंग्रेज़ सैनिक 18,000 भारतीय सैनिकों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे, तो बंगाल के लोग उन्हें देखकर तालियां बजा रहे थे और हमारे बारे में बातें कर रहे थे कि देखो ये कितने गोरे आदमी हैं। जबकि अगर उस समय बंगाल के लोगों ने एक एक पत्थर भी उठा के मार दिया होता तो ये 600 सैनिक यहीं मर जाते और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कभी भी ना होता और उनकी 300 साल की लूटमार कभी भी ना ही चलती। तो इसी के साथ ये लेक्चर आज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ ना पसंद आई हो तो कृपया कमेंट के अंदर लिख दीजिए
और आपका चैनल है जीएस बाई ईश्वर सर, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको परीक्षा उपयोगी लेक्चर मिलते रहें। धन्यवाद।